ऐ मेरे हम सफ़र एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहां पर शुरुआत ही कर चुके थे साइंस का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के गति के नियम। इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है अभी तक न्यूटन्स के गति के नियम से, उन सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर निचोड़ करने वाले हैं प्रैक्टिस। बात क्लियर है? तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मैं पूरा उम्मीद दिलाता हूं दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो वो छूट नहीं सकता है। आपको धैर्य रखना होगा दोस्तों, आराम से देखते चले जाना है, समझते चले जाना है चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं? बोलिए, आप लोग तैयार हैं दोस्तों? आप लोग एक बार बता दीजिए कि आप लोग तैयार हैं, तो शुरू किया जाए। तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और एक बार सभी प्यारे दोस्त जितने भी हैं आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो यूथ का जो किताब है दोस्तों, उसी किताब से यहाँ पर हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है। अगर आप वहाँ न्यूटन की गति का नियम आप देखेंगे तो वहाँ पर 401 क्वेश्चन से शुरुआत हो रहा है। ये जो प्रश्न है दोस्तों न्यूटन के गति के नियम का, ये 401 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होता है। ठीक है, तो 401 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। बात क्लियर है? हमने इसके पहले 1 से लेकर 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ऑपरेशन करते हैं हम। देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गति का तीसरा नियम प्रदान करता है और वेग के बीच संबंध, और माफ कीजिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, तो इसको हम यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाते हैं। बोला गया है कि गति का नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, उसके बाद डैश डैश यहाँ पर है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये यहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है ही आपको बताना है। क्या बताता है दोस्तों, बताइए। गति का जो तीसरा नियम है, सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए गति के तीनों नियम होते क्या हैं। ठीक है, गति के 3 नियम होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। तो वहाँ पर तीसरा समीकरण जो है वह क्या बताता है, यही आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसा तरीका बताऊंगा, कोई भी नियम का आपको बीच में संबंध पूछ ले तो आप आसानी से बना पाइएगा। देखिए क्या करना है इसमें। देखिए, गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है गति का पहला नियम, यानी पहला समीकरण जो होता है v = u + at होता है, u + at होता है। पहला समीकरण यह है, पहला समीकरण यह है। दूसरा समीकरण होता है यहाँ पर दोस्तों, दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT², क्या होता है, प्लस हाफ AT²। तीसरा समीकरण क्या होता है चला जी, तो तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as, क्या होता है, 2as होता है, 2as होता है। एक गति के तीनों समीकरण यही होते हैं। अब यहाँ पर आपके तीसरा जो समीकरण है दोस्तों, तीसरा समीकरण में पूछा गया है इनके बीच में वेग के बीच, मतलब वेग और किसके बीच में संबंध बताता है तीसरा समीकरण। तो तीसरा समीकरण यही है,
देखिए तीसरा समीकरण यही है, आपको कुछ नहीं करना है। एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस दो ही बात पर ध्यान देना है, एक यू और एक ए पर। यू और ए, आपको अपने मन से चला क्या करना है ना, यू और ए को जीरो मान लेना है। क्या मान लेना है, यू और ए को जीरो मान लेना है। तीनों समीकरण में अगर आपको पहले समीकरण से पूछा जाए कि पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, तीसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है चेला, तो आपको करना क्या है, आपको यू और ए को जीरो मान लेना है अपने मन से। कोनो किताब में नहीं लिखा है चेला, ये अपना फार्मूला है। आप एकदम नहीं फंसेंगे, आसानी से बता देंगे किसके किसके बीच यह संबंध बताता है। तो देखिए क्या करना होता है, आपको यू और ए को जीरो मान लेना है। अगर आप यू को जीरो मानते हैं चेला, अगर है जीरो हो गया तो है जीरो हो गया, तो देखिए जीरो का मतलब क्या, मतलब शून्य, उसका मतलब कुछ नहीं है, खत्म है वह। तो यहाँ जो तीसरा समीकरण है चेला, ये किसके किसके बीच संबंध बता रहा है, ये बता रहा है वेग और यश का मतलब क्या हो गया, स्थिति या विस्थापन। बात क्लियर है। तो गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति या विस्थापन के बीच संबंध बताता है। तो यहाँ पर स्थिति दिया गया है, तो स्थिति इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, क्या होगा इसका सही उत्तर, स्थिति। बात क्लियर है। गति का पहला समीकरण चला क्या बताता है, आप लोग बताइए। गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है। तो गति का पहला समीकरण यहाँ पर दिया गया है, गति का पहला समीकरण ये है। तो आपको अभी हमने क्या बताया है, u को और a को अपने मन से जीरो ले लेना है। तो u को जो अगर जीरो लेंगे चला, तो अगर u जीरो है, a जीरो है, तो यहाँ पर वेग और समय के बीच संबंध बताता है। वेग और समय के बीच संबंध बताएगा गति का पहला समीकरण। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि गति का जो दूसरा समीकरण है यह किसके किसके बीच संबंध बताता है, कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए ये प्रूफ दोस्तों है आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो ये सब प्रश्न हैं और ऐसे बनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और आसानी से आप लोग आंसर बता देंगे। करना कुछ नहीं है, बस यू और ए को अपने मन से जीरो मान लेना है। समझ में आ गया होगा, बोलिए। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, बनाइए इसको। इसमें बोला गया है कि गति का दूसरा समीकरण से संबंधित है। अब चला गति का जो दूसरा समीकरण है एक किससे संबंधित है, गति का दूसरा समीकरण किससे संबंधित है, बोलिए। गति का दूसरा समीकरण चला किससे संबंधित है, बोलिए। तो गति का जो दूसरा समीकरण है चला, यह संबंधित होता है किससे, संवेग से। संवेग से किससे संबंधित होता है, संवेग से संबंधित है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। गति का दूसरा समीकरण किससे संबंधित होता है, तो संवेग से संबंधित होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए गति का जो दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार ही होता है क्या चीज़, कि किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव या वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, बात क्लियर है। किसी वस्तु के संवेग में जो आया जो बदलाव होता है दोस्तों, उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी न्यूटन के गति के दूसरा नियम से यहाँ पर दोस्तों बन जाता है F बराबर F इक्वल टू dp पर, यहाँ पर वेक्टर है, इस पर वेक्टर है, बटे dt, इस पे वेक्टर है। ठीक है, बात तो समझ में आ गया। एफ क्या है चेला, तो एफ है बल, इस पे भी वेक्टर है क्योंकि ये सदिश राशि है, ये बल है। अब पी क्या है चेला, तो पी है दोस्तों यहाँ पर क्या, संवेग, और टी क्या है, समय है। ये डी का मतलब डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। बात क्लियर है, बात क्लियर है। गति का दूसरा नियम किसको बताता है, किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे सर संवेग से संबंधित है। एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। बात क्लियर, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है,
इसको लगाइए। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर बताइए सर क्या होगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। अब चला न्यूटन के गति का दूसरा नियम पूछा गया है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है, बोलिए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए, बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। गति का जो दूसरा नियम होता है वो बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। गति का पहला नियम जो होता है दोस्तों, गति के पहला नियम क्या होता है, बोलिए। गति का पहला नियम क्या होता है भाई। गति का पहला नियम न्यूटन ने दिया है, तो पहला नियम क्या होता है भाई। गति का पहला नियम, इससे क्या पता चलता है, बल की परिभाषा। दूसरे से क्या पता चलता है, बल का व्यंजक। और तीसरे से क्रिया प्रतिक्रिया। भाई वही तो है न्यूटन का तीसरा नियम, है ना। न्यूटन का तीसरा नियम वही होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम संबंधित है किससे, क्या बताता है यहाँ पर, तो बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। क्लियर है, बोल दीजिए एक बार आप लोग भी बोल दीजिए दोस्तों, सही है, समझ में आ गया है। देखिए F बराबर क्या होता है, तो F बराबर m में होता है। m में F क्या है, बल, m का है द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण, क्या है, त्वरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों प्रैक्टिस करिए दबा के, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा। देखिए समीकरण F बराबर m को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। अब किससे बल का परिभाषा पहला से निकलता है, बल का व्यंजक यानी फार्मूला किससे प्राप्त होता है, दूसरा नियम से। तो इसका कौन सा नियम सही होगा, दूसरा नियम सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फार्मूला पता चलता है, चला बल का व्यंजक। ठीक है, अब पहले से क्या पता चलता है, तो पहले से बल की परिभाषा पता चलती है। देखिए पहला नियम क्या है न्यूटन का, न्यूटन ने कहा कि सर अगर आप किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है अगर विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या फिर कोई वस्तु अगर एक समान गति कर रही है तो तब तक एक समान गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य आरोपित बल न लगे। अगर कोई बाहर से बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए चला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक कार है, मान लीजिए ये कार है। ठीक है, अब भाई कार चल रहा है, ये कार जो है चल रहा है। ठीक है, अब ये कार जो है एक समान गति से चल रहा है, तो तब तक एक समान गति, मान लीजिए इसकी गति एक समान क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब एक समान गति से चल रहा है तब तक 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगा जब तक कि इस पर कोनो बाह्य बल लगाते हैं। अगर कोनो बाहर से बल लगा देंगे, धक्का दे देंगे, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर रोकेंगे तो कम हो जाएगी। कोनो भी वस्तु है, मान लीजिए मेज पे कोनो सामान रखे हैं, अगर आप मेज पे कोई सामान रखे हैं और इस स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक इस पे कोनो बल लगाया न जाए। अगर मान लीजिए ये स्थिर अवस्था में है, अगर आप बल लगा दिए, इधर धक्का दे दिए हैं, तो यह वस्तु इधर खिसक जाएगी। ठीक है, इससे क्या पता चला कि बल आप लगाए हैं, बल, तो पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, ये ठंडी के समय में चला क्या होता है ना, आप रजाई है, कंबल है, जो भी चीज़ है आप झाड़ते हैं, गर्दा वर्दा निकालते हैं, पीटते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको डंडा उठाते हैं, खूब तेज ताबड़तोड़ पिटाई कर देते हैं कंबल का, और सारा का सारा गर्दा झड़ जाता है। तो किसका नियम है, न्यूटन के पहले नियम है। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूटन के पहला नियम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसको लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद
क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। न्यूटन का कौन सा नियम यह बताता है कि अगर आप दीवार पर गेंद फेंकते हैं तो वह वापस टकरा कर आ जाता है। ये कौन सा नियम बताता है दोस्तों? देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर समझने की बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है। ये क्या है? एक दीवार है। अब इस दीवार पर एक गेंद फेंका गया है, गेंद टकराया, यहाँ पर एक गेंद है, यहाँ पर टकराया। टकराने के बाद वापस फिर इधर गेंद आया। अब ये टकराने के बाद फिर वापस यही गेंद इधर रिटर्न हो जाता है। आप फेंक कर चेक कर लीजिए, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम से संबंधित है? ये न्यूटन का कौन सा नियम? यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। एक बार आया है, टकराया, फिर वापस चला गया, तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम होता है न्यूटन का? तो तीसरा नियम होता है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है? तीसरा नियम इसका सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति का यह कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे एक नाव है, यहाँ पर देखिए, यह एक नाव है। अब इस नाव पर अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ एक किनारे पर अगर आ गया नाव, आप जब कूदेंगे, यहाँ पर कूदते हैं, मान लीजिए आप कूदेंगे तो नाव पीछे चला जाता है, हल्का सा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप इधर बल लगाते हैं पैर से, उतना ही नाव पर पीछे की ओर बल लगता है। तो इसको ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे आप दोस्त यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर देखे होंगे रॉकेट, ठीक है, रॉकेट। अब ये रॉकेट जो है आसमान में, जब इसको रॉकेट जब उड़ता है तो नीचे से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धुआं निकलता है, आग होता है, यहाँ पर गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये नीचे की ओर बल लगाते हैं और रॉकेट किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है? तो ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के लिए सही है कौन सा नियम? तो देखिए यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है कौन, ये बताना है। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। क्या यह तीसरे नियम से संबंधित है? नहीं, ये तीसरे नियम से संबंधित नहीं है। ठीक, अब बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है? ये भी सही आंसर नहीं है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो न्यूटन का तीसरा नियम ही क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, ये जो गति का नियम है, यह नियम किसने दिया था? क्या यह डाल्टन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, या थॉमसन ने दिया था? तो जो गति का प्रसिद्ध नियम है, यह न्यूटन ने दिया था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन। न्यूटन के कितने नियम इसने दिया था गति का? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ठीक है, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिया? तो 3 नियम दिया। पहला जड़त्व का नियम, ठीक है, दूसरा जो है बल, द्रव्यमान एवं त्वरण से संबंधित नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, देखिए ये जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर ही है, रेलवे द्वारा जितने भी पूछे गए हैं।
चलिए इसका बताइए उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बताइए किसके समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। बताइए दोस्तों किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लागू बल के समानुपाती होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि जो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन की जो दर होती है किसके समानुपाती होती है। तो आप जानते हैं लागू बल के समानुपाती होता है। इसका फार्मूला दोस्तों यहाँ पर बन जाता है F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पर किसके समानुपाती है। P यानी संवेग के समानुपाती कौन होता है, बल होता है। ठीक है, और समय के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। बात क्लियर है, बोलिए। चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा गया कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का जो दूसरा नियम है वह क्या दर्शाता है, बताइए। गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है। तो गति का जो दूसरा नियम है वह दर्शाता है क्या, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होता है। ठीक है, यानी ये जो F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, दूसरा नियम से। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। इसका बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन को पढ़ेंगे, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बस रुकेगी, मान लीजिए बस चल रहा है और एकाएक बस रुक गई, तो आदमी पीछे की ओर झटका लगेगा कि आगे की ओर झटका लगेगा। तो जब रुकेगी तो आगे की ओर लगेगा। यहाँ पर कहा गया है पीछे की ओर झटका लगता है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उत्तर। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है। भैया यहाँ पर 1 किलोग्राम है। आप जानते हैं कि F बराबर होता है ma। क्या होता है, ma होता है। m का क्या होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। a का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया क्या चीज़, बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसी को बल कहा जाता है। तो बल इसका राइट आंसर होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यह 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बताइए। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है। यानी न्यूटन का जो गति का नियम है इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, बताइए।
तो न्यूटन के गति का जो नियम है इसका प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। देखिए, जब आप गेंद पकड़ते हैं, जब गेंद बहुत तेज रहता है और आप गेंद को पकड़ते हैं, थोड़ा सा आप हाथ को पीछे की ओर करते हैं। हाथ पीछे क्यों करते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि वह घबरा गया है? नहीं, वो घबराया नहीं है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इसे उसे सतर्कता मिलती है। ये भी गलत है। अब ये दो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इन दो ऑप्शन में बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। नहीं, लक्ष्य का इसमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लक्ष्य का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जब गेंद को आप पकड़ते हैं तो घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, और जब उसको हल्का सा पीछे की ओर खींचेंगे अपनी ओर, तो वो जो लंबे समय तक वहाँ पर कम बल महसूस होता है और चोट नहीं लगता है, गेंद को आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ठीक, चलिए इसी को कहते हैं दोस्तों आवेग का नियम। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बताइए। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, आप बताएंगे। राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, राइफल की जो गतिज ऊर्जा होगी गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गोली की जो गतिज ऊर्जा होगी उससे कम होगी। अब क्यों यह कम होगा तो इसको भी समझिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखिए, जो गोली है उसका वेग ज़्यादा होगा और जो राइफल है उसका वेग कम होगा। तो जिसका वेग ज़्यादा होगा तो उसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी किसके अपेक्षा, राइफल की अपेक्षा। ठीक है, तो राइफल की जो गतिज ऊर्जा होगी गोली से क्या होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताइए इसका उत्तर। देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, द्रव्यमान है और त्वरण, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, तो यफ बराबर क्या होता है, यम में होता है, तो इसके गुणनफल को कहते हैं यफ, मतलब बल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बल। ठीक, चलिए अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तृतीय नियम जब भी आएगा तो क्रिया प्रतिक्रिया का नाम आएगा दोस्तों। तो कौन सा उदाहरण जो है वह तीसरे नियम को व्याख्या कर रहा है। रॉकेट लॉन्च करना, क्या यह तीसरे नियम की व्याख्या करता है, बोलिए। बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर झटका लगना, यह तीसरा नियम का यहाँ पर उदाहरण है, व्याख्या करता है। जब हम पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, या ये तीसरे नियम का उदाहरण है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तो तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है, तो तीसरे नियम का उदाहरण रॉकेट लॉन्च करना। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
बाकी यहाँ पर देखिए, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। अगर बस अचानक चल पड़ती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, तो यहाँ पर कौन सा नियम हो जाएगा? यह न्यूटन के गति का पहला नियम हो जाएगा। ठीक, ये पहला नियम है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, यानी ये भी क्या है? पहला नियम है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। यह आवेग का नियम है, आवेग का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, रॉकेट लॉन्च करना। यह तीसरे नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? बताइए। अगर नाव है यहाँ पर और नाव पर एक नाविक है, आगे यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर ये इधर की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर थोड़ा सा खिसक जाती है, हट जाती है। तो ये कौन से नियम का उदाहरण है? न्यूटन के गति के कौन से नियम का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। गति का तीसरा नियम, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बनाइए। देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है? जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ये बताइए न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया है, तो मतलब न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर यहाँ पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। इसको बताइए क्या होगा इसका उत्तर। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? देखिए भैया, यहाँ पर बोला गया है कि दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, इस पे बल लगा है, इधर लगा है, कुछ इधर लगा है, या फिर यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ पर कह सकते हैं कि एक नाव है, इस पे एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर। अब ये व्यक्ति यहाँ से इधर कूद रहा है, तो जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल यहाँ पर नाव पर भी लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में लग रहा है। इधर बल इधर, यहाँ पर बल इधर लग रहा है और नाव पर बल इधर लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। दोनों बल यहाँ पर दोस्तों बराबर है। तो यहाँ पर न्यूटन के किस नियम के रूप में यहाँ पर बोला जा रहा है? तो ये बताइए, क्रिया प्रतिक्रिया का काम हो रहा नहीं हो रहा है? यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का काम हो रहा है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर यहाँ पर बोला जा रहा है, तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, तीसरे नियम पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन किए हैं। और आप लोग बताइएगा कि यह कैसा लगा है आप लोगों को, यहाँ पर समझ में आया है कि नहीं आया है। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। दोस्त तो पेपर का लेवल यही रहने वाला है, सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग लास्ट में दोस्तों आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाइए। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम यहीं से दोस्तों आगे स्टार्ट करेंगे। अभी भी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, कल अगला पार्ट होगा इसी का, तो उसमें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।